देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं और ये बात वो कई बार कह चुके हैं। कई चुनावों में इस बात को कहकर वो फ़ायदा उठा चुके हैं। सवाल ये है कि आखिरकार 10 वर्षों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार चल रही थी। उस सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के कितनी उपलब्धि हासिल की है, उन तमाम योजनाओं ने कितने सारे काम किए गए, इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता आयोग जो है उद्धव ठाकरे को नोटिस दे देता है, प्रियंका गांधी को नोटिस दे देता है, लेकिन खुलेआम जिस तरीके से धार्मिक एंगल दिए जाने की कोशिश हो रही है और तमाम जो है राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है और तमाम किसी खास समुदाय को लेकर के जो बीजेपी के तमाम लीडर हैं, आप प्रधानमंत्री ही जब ऐसे करते हैं तो उनके लीडर से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। और जब मुद्दा है क्या और भी जो मुद्दे हैं जो जनता के हित में हैं, क्या वो मुद्दे दिखाई दिए इन रैलियों के अंदर? मैं केवल एक मिनट आपको देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा किया, जब जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसमें कितने रोजगार की बातें की गई हैं, कितने शिक्षा की बातें की गई हैं, कितने स्वास्थ्य और अस्पतालों की बात की गई है, उसमें तमाम जो उनके मैनिफेस्टो में देखेंगे तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से धारा 370 कर देंगे या CA लागू कर देंगे, NRC लागू कर देंगे, कह सकते हैं कि जो UCC है उसको लागू कर देंगे। ये तमाम जो वो मुद्दे हैं जिनसे कहीं ना कहीं जनता कह सकते हैं आक्रोशित होती है और एक खास तबके के लोग जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आक्रोश में आ सकते हैं। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक भाषण के दौरान एक ऐसी बात कह जाते हैं जो कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के पटल पर ये काफ़ी हैरान कर देने वाला मुद्दा बन जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी की है उस मैनिफेस्टो के हिसाब से देश की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनकी जो गहने हैं वो उठा करके किसी एक तबके को दे दिया जाएगा, जिसके बाद ये जो तमाम जो सियासत है वो गरमा जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह का भी जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने ये दावा किया था कि जो तमाम जो संपत्तियां हैं उन पर जो पहला अधिकार है वो देश के मुसलमानों पर है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। जी दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में ये बात कह जाते हैं और इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अब्रार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्रार, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि देश की जो संपत्तियां हैं उसमें जो पहला अधिकार है वो मुसलमानों का है, और ये बात वो इसलिए कहते हैं, कोड करके कहते हैं कि ये बात कही गई है मनमोहन सिंह के द्वारा। कैसे देखते हैं आप इसे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं और ये बात वो कई बार कह चुके हैं। कई चुनावों में इस बात को कहकर वो फ़ायदा उठा चुके हैं। सवाल ये है कि आखिरकार 10 वर्षों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार चल रही थी। उस सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के कितनी उपलब्धि हासिल की है, उन तमाम योजनाओं ने कितने सारे काम किए गए, इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप सोचिए, जैसे विपक्ष एक बात को बार बार कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने
15 लाख खाते में भेजने की बात कही थी, 2 करोड़ जो है रोज़गार की बात कही थी। अब देखिए, जब 2014 में चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री के द्वारा ये वादे किए गए थे। 2019 के चुनाव में विपक्ष ने इन तमाम वादों को, दावों को जनता के सामने रखा और जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता उनके साथ नहीं गई तो उनको उन मुद्दों को बदलना पड़ेगा और 2024 के चुनाव में उन्हें किसी नए मुद्दे के साथ आना पड़ेगा। तो ठीक वही चीज़ प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है, वही चीज़ भाजपा पर भी लागू होती है कि प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा क्या बातें कही गई थी कि देश की संपत्ति पर जो है पहला अधिकार जो अल्पसंख्यकों का है, ये बात अगर उनके द्वारा कही गई तो आप इस बात को कई बार चुनाव में भुना चुके हैं, कई बार आपको इसका राजनीतिक लाभ मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि कम से कम जनता को बार बार एक ही मुद्दे पर मूर्ख बनाने की जो कोशिश की जा रही है उससे कम से कम बचना चाहिए। ये डराने की भी शायद कोशिश की जा सकती हो कि अगर आप हमें वोट नहीं करिएगा, आप अगर विपक्ष में अगर आप किसी को वोट करिएगा तो शायद ऐसी स्थिति पनप जाए, कुछ हो सकता है ऐसा? बिल्कुल, इस समय भारत की राजनीति में यही चल रहा है और चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ही डराकर जनता से वोट जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर कब तक आप जो भाजपा से डर के या फिर जो है भाजपा को वोट करने वाले वो विपक्ष से डर कर जो है वो वोट करते रहेंगे। मुझे लगता है कि विकास कार्यों पर वोट करना चाहिए। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, आपके जो है सांसद ने कितना विकास किया। अगर सांसद ने आपका विकास नहीं किया है आपके क्षेत्र का तो आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर क्यों वोट कर रहे हैं? ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने इलाके के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं धोखा करने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्टिकुलर आपके क्षेत्र में आकर के आपका विकास नहीं करने वाले। जो आपका सांसद है वही आपका विकास करेगा और अगर कोई प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपके क्षेत्र से जीत करके जा रहा है उसके बावजूद भी आपके जो है इलाके का विकास नहीं हो पा रहा है तो ये आपकी गलती है और आपको चुनाव जो है कहीं ना कहीं उसमें मतदान जो है सोच समझ के करने की ज़रूरत है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो डराने वाला बयान दिया गया है, क्योंकि ऐसा देख सकते हैं कि डर जाए जनता इससे कि अगर आपकी संपत्ति ही ना रहे तो आप क्या करिएगा। हालांकि देश के अंदर संपत्ति का अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयानबाजी का आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात को एक प्रधानमंत्री को अपनी कह सकते हैं भाषा को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक बड़े मंच पर आप जिस तरीके से कहते हैं कि अगर इनकी सरकार आती है तो एक खास तबके, खासतौर पर जिस तरीके से उनके शब्दों का चयन है, आप गौर कीजिए, जब आपने वीडियो दिखाया उसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश के मुस्लिमों पर जो है पहला हक है देश की संपत्ति का और ये जो घुसपैठिए हैं इनको दे दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री से सवाल यही है कि आखिर जो देश के मुसलमान हैं वो घुसपैठिए हैं, तो 10 साल से आपकी सरकार है, आपने कई योजनाओं के जरिए देश के मुसलमानों को कह सकते हैं लाभ पहुंचाया है, तो आपकी सरकार में उन घुसपैठियों को क्यों लाभ पहुंचाया जा रहा था? और दूसरा सवाल यही है कि अगर देश के जो मुसलमानों को आप घुसपैठिए कह रहे हैं तो वोट तो देश के मुसलमान भी आपको करते हैं। अगर आपके राज्य में अगर इस तरीके से चीज़ें हैं, अगर वो घुसपैठिए हैं तो आपने क्या एक्शन लिया? कुल मिलाकर बातें ये हैं कि मुद्दों की कमी है। अगर आपके काम में दम होता तो शायद आप उन बातों को जनता के बीच रखते। और प्रधानमंत्री की इन भाषा के और इन शब्दों के चयन से साफ जो है दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी को डर है कि आने वाले समय में अगर जो है मुद्दे अगर सही समय पे नहीं रखा जाए तो जनता के बीच एक डर का माहौल बना करके, एक धार्मिक एंगल दे करके कहीं ना कहीं वोट हासिल करने की ज़रूरत है। और उससे भी कड़ी जो शिकायत है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से है। चुनाव आयोग जो है उद्धव ठाकरे को नोटिस दे देता है, प्रियंका गांधी को नोटिस दे देता है, लेकिन खुलेआम जिस तरीके से धार्मिक एंगल दिए जाने की कोशिश हो रही है और तमाम जो है राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है और तमाम किसी खास समुदाय को लेकर के जो बीजेपी के तमाम लीडर हैं, आप प्रधानमंत्री ही जब ऐसे करते हैं तो उनके लीडर से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? और जिस तरीके से भाषण का जो शब्दों का चयन है, ये कहने की चुनाव आयोग के लिए सोच का विषय है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग ने क्या कोई एक्शन लिया? विपक्ष के नेताओं को तुरंत नोटिस भेज दिया जाता है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है उनका जो नामांकन है वो कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया। अभी एक सीट है जहां से जो कांग्रेस के सांसद जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। उसके बाद जो 8 प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं और बिना परिणाम के ही बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसकी जीत हो जाती है। तो आप लोकतंत्र के इस कह सकते हैं लेवल को देखिए कि किस तरीके से ये चुनाव हो रहा है और कैसे कितने व्यवस्थित ढंग से जो है बीजेपी अपना राजनीति खेल रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो करार दिया है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने
कब ऐलान किया? प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस या विपक्ष के किसी भी नेता ने कब कहा कि मैं अपनी सरकार में आऊंगा तो मुस्लिम लीग का जो है लोग हैं उनको मैं फायदा पहुंचाऊंगा? इसे अलग एंगल से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि हमारा संविधान भी यही कहता है, जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यकों को हम पहले नंबर पर रखेंगे और उसके हिसाब से आरक्षण भी दिया जाता है। आप जनरल के मुकाबले आप देखिए तो पहले सही बात है कि मुसलमान आगे हैं, अल्पसंख्यक में और जो भी जाति आती है वो आगे हैं, लेकिन इसे घुमा फिरा करके अब इसे नया मोड़ देना अब्रार और इस तरीके की बयानबाजी करना, इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक जो है सरकार में रहने के बावजूद भी अगर देखिए ये अगर पहली बार आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था या फिर भाजपा ने जो कैंपेनिंग की थी 2014 के चुनाव में, उस समय बिल्कुल ये मुद्दे नहीं उठाए गए थे। उस समय जो है काले धन का मुद्दा उठाया गया था, बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया गया था और उस मुद्दे पर जनता ने वोट किया था। जनता ने इसलिए वोट नहीं किया था कि आप 10 साल शासन चला करके आप जो है इन बयानों को फिर से एक बार जो है जीवित करेंगे। ये समझना चाहता हूँ कि इन रैलियों के अंदर जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो रैलियां कर रहे हैं, इन तमाम रैलियों के अंदर क्या बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, क्या शिक्षा मुद्दा रहा है, क्या और भी जो मुद्दे हैं जो जनता के हित में हैं, क्या वो मुद्दे दिखाई दिए इन रैलियों के अंदर? मैं केवल मैं आपको देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा किया, जब जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसमें कितने रोजगार की बातें की गई हैं, कितने शिक्षा की बातें की गई हैं, कितने स्वास्थ्य और अस्पतालों की बात की गई है, उसमें तमाम जो उनके मैनिफेस्टो में देखेंगे तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से धारा 370 कर देंगे या CA लागू कर देंगे, NRC लागू कर देंगे, कह सकते हैं कि जो UCC है उसको लागू कर देंगे। ये तमाम जो वो मुद्दे हैं जिनसे कहीं ना कहीं जनता कह सकते हैं आक्रोशित होती है और एक खास तबके के लोग जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आक्रोश में आ सकते हैं और निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को मिलता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जनता यही चाहती है, जनता इस नाम पे वोट दे रही है, तो फिर जनता को इस उम्मीद में नहीं रहना चाहिए कि कोई भी पार्टी आएगी तो उनका विकास करेगी, क्योंकि जिस चीज़ की आपकी मांग है उस चीज़ को तो बीजेपी पूरा कर ही रही है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, डराने वाला बात ये आ गया अब्रार कि संपत्ति का अधिकार, इसमें एक बात का जिक्र किया गया है, संपत्ति का अधिकार, तो हमें थोड़ा डर जाए क्या, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो हमारे पास भी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर के एक नई जो हम बहस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बयान देने के बाद वो कहीं ना कहीं जो है इस एक बहस का विषय बनता है और जाहिर सी बात है कि हम इस वजह से ही आज बहस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एजुकेशन या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के कोई बात होती तो जाहिर सी बात है कि उस पर बहस करने का सीधे तौर पर मतलब है कि उस सत्ता पर सवाल खड़े करना होगा। तो मुझे लगता है जानबूझ करके उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है छिपाकर इस तरीके के मामलों पर बयानबाजी करना, ताकि एक नई बहस छिड़े और एक नए जो है तरीके से चर्चा की शुरुआत हो, ताकि वो तमाम के तमाम सवाल जो लोगों के जहनों में उत्पन्न होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और कुल मिलाकर के इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी करी है, उसके विपक्ष में राहुल गांधी ने ये बात कही है कि ये बस मुद्दों को भटकाने का तरीका है और फिलहाल जो मोदी गवर्नमेंट है वो हारती हुई नज़र आती है और वो बेरोजगारी की बात नहीं करती, वो शिक्षा की बात नहीं करती, वो युवाओं की बात नहीं करती, तो वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। वो उन्हें पता चल गया, उन्हें अंदेशा लग गया है कि इस बार कोई 400 पार नहीं होने वाला, वो इस बार हारने वाले हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। न्यूज़ रूम नेक्स्ट 9 की रिपोर्ट।